how to manage gynecological issues, how to manage gynecology. Very important topic है, very important in the sense not only for ladies doctors जो भी है जेंट्स डॉक्टर्स को भी सेम ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक जनरल तौर पे जो प्रेजेंट जो माहौल चल रहा है, मतलब जैसे अपने हकीम अलाउद्दीन साहब ने भी बताया, क्योंकि यूनानी पहले आयुष के अंडर में था। आयुष से आने से पहले आयुष तो आयुष डिपार्टमेंट बन के चंद साल ही हुआ है, उससे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोल के पूरी एक सिस्टम के अंदर ही था। उससे पहले ये एक्चुअली 1902 में शायद हकीम अजमल खान ने एक तिब्बी ये सब बना के कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले जो एक दोनों आयुर्वेदिक और यूनानी वाले कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बना। शायद उनकी दूरअंदेशी होगा ये फ्यूचर में जाके इसको ऐसे कुछ होने वाले, तो सोच के उनको भी एक साथ में एक वो टाइम पे उनकी खतरा था कि एलोपैथी यानी कि सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन इनको टुकराएंगे या इनको साइडलाइन कर डालेंगे। समझ के इस सिस्टम को, मतलब मैं समझता हूँ आयुर्वेदिक का भी ग्रोथ यानी कि आयुर्वेदिक को बका के लिए सबसे ज्यादा किया होगा उस दौर में हकीम अजमल खान। सर थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा सर। एक मिनट। तो उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से अभी आ रहा है, अभी क्लियर है, आवाज आ रहा है अभी? सफरा की ज्यादती कर दीजिए सर। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो हकीम अजमल खान साहब की वजह से ही हो सकता है कि वो आयुर्वेदिक को भी वो टाइम पे उसकी बका के लिए यूनानी के जरिए उनको भी एक मदद मिला था मॉडर्न मेडिसिन से, मतलब उनकी जो बहाव से बह न जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आयुष डिपार्टमेंट बने तो आयुष में उनको भी अच्छा लगा वो वर्ड देने में, आयुष उसमें यूनानी में आ गया। तो उस आयुष की जो नाव में उस बोट में उस कश्ती में हम भी सफर किए, कश्ती जा रहा है किधर जा रहा है वो सब किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कश्ती में हम भी था, तो हम भी बोला हम भी आयुष वाले, हम भी आयुष वाले। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद में अभी आयुष से धीरे धीरे अभी जब से आपको मालूम हालात ऐसा है कि धीरे धीरे आयुष से भी हमको निकाले, और वो ज्यादातर आयुर्वेदिक को प्रमोशन दे रहे, उसमें से धीरे धीरे आयुष से भी निकाल के अभी हम लोग को जो सिद्धा के दुम में बांध दिया। नो डाउट इसमें एक जहन कबूल नहीं कर रहा इसके पीछे क्या है, तो हम जानते हैं कि इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। ये 100% नाइंसाफी है, क्योंकि यूनानी के तकरीबन 50 के ऊपर कॉलेजेस है, पीजी कॉलेजेस भी है, बाकायदा सब सिस्टम। मैं समझता हूँ नॉर्थ में आयुर्वेद से ज्यादा यूनानी चलता है, साउथ में आयुर्वेदिक चलता है, और सिर्फ तमिलनाडु में मद्रास में एक सिद्धा कॉलेज और उनसे कनेक्टेड है। भले छोटे भाई के हाथ में दे दिया हमारे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा भाई हो या बड़ा भाई, लेकिन काम होना चाहिए। लेकिन उसकी एक दूसरी पहलू है, जब हमारे हाथ में था सब कुछ, जो हम हमारे हिसाब से सब चलता था, वो टाइम पे हमने क्या किया, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, वो एक पहलू वो भी है हमारे हाथ में होने के बावजूद भी शायद मुझे ऐसा लगता है उससे अच्छे हो गए अभी। बस इतना है कि बस अपने को इनके जाके इनको काम करवाना पड़ेंगे, बहुत सारे जगह पे जाने से बजाय सिद्धा के पास जाके अपने काम के लिए अपने को करना पड़ेंगे। बस इतना ही मैं नहीं समझता, क्योंकि सिस्टम को कोई खतरा नहीं, क्योंकि सिस्टम जब ये सीसीएम आने से पहले, बीओएमएस मेडिकल कॉलेज आने से पहले भी पूरी हिंदुस्तान में मशहूर था, यूनानी हकीम भी मशहूर था, अच्छे अच्छे हकीम मशहूर आज भी थे, क्योंकि वो उस दौर के हकीम के नाम आज भी मशहूर है, क्योंकि वो टाइम पे ना कोई कॉलेज था, कोई ना सीसीएम नहीं था, लेकिन सिस्टम मजबूती से पकड़ के अडॉप्ट करता था। अभी जो सिस्टम के नाम से जो भी चलते रहते, तो वो बहरहाल मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज के लिए, क्योंकि पब्लिक आजकल कम से कम
कम से कम पब्लिक थोड़ा बहुत एक इत्तेफाक हुआ ट्विटर के नाम पे, तकरीबन 25,000 या कुछ 25,000 के ऊपर या ऊपर तक ट्विटर किया वो टाइम पे। तो अच्छा, कुछ लोग को कम से कम वो भले वालों पर ही प्रैक्टिस करे, ट्विटर तो किया। जब कोई सूफी को जो मतलब लाज को फांसी दिए गए थे तो हंसने लगा। तो किसी ने पूछा, आप तो फांसी पे आपको फांसी दे रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? तो मुझे हंसने का बहुत सारे वजह है, उसमें एक वजह ये भी है, बोला फांसी जब देते तो जो आदमी को ऊपर एक स्टेज जैसे इसके ऊपर चढ़ा के फांसी देते हैं ना, सबको देखने के लिए। तो जो देख रहा था सब मुंडी उठा के देख रहा था। तो मैं इसलिए खुश है कि सबकी मुंडी ऊपर है, मतलब देख रहा है कोई ना कोई। सब मुंडी नीचे था सब, यानी किसी की होश में नहीं था। कम से कम मेरी मौत की वजह से आप लोग की मुंडी तो कम से कम देखने की सलाहियत है, नहीं ऊपर की तरफ तो एक तो आया, इसलिए मैं खुश हूं, बोला। तो बहरहाल ये वाकया एक ऐसा है कि मुंडी जैसे थोड़ा बहुत ट्विटर के नाम से, भाई यूनानी को बचाओ, यूनानी को बचाओ, इस नाम से कम एक इत्तेफाक तो हुआ। बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मैंने वो उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली कल रात में, कल 3 बजे सैटरडे को उदमा का भी एक मीटिंग था, यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एक जनरल बॉडी जैसी मीटिंग था। सब इधर उधर की बातें चल रहा था। मैं बोला यार, हम लोग की कौम इसलिए बर्बाद होता है कि अ, हम लोग फालतू फालतू चीज में बर्बाद टाइम ये करते रहते हो। मैं तो मैंने क्या बोले कि उनको कि तुम लोग इधर इधर की बातें मत करो, तुम लोग बिजनेस ये वो कैसे करेंगे, बुकलेट कैसे छापेंगे, उद्यमा को कैसे, मैं मतलब उद्यमा को प्रमोट मत करो। कोई फंक्शन हो गया तो उद्यमा को प्रमोट करेंगे, उद्यमा के उसको स्पॉन्सरशिप कर, मतलब उद्यमा स्पॉन्सरशिप करे, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। हमको अभी स्पॉन्सरशिप करना है कि जो यूनानी कम्युनिटी, यूनानी कौम को कैसे सुधारा जाए। उसके लिए अभी इतने सारे कंपनी, तकरीबन रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड मिला के 250 यूनानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मतलब सब इकट्ठा हो जाओ, सब एक एक कंट्रीब्यूशन दो, पैसा स्टूडेंट्स मैं देता हूँ, वो भी 4 किस्म की स्टूडेंट देता हूँ। एक तो प्योर यूनानी जो आज तक बीएमएस से बाहर नहीं है क्लिनिक में, उनकी जहन में अभी से यूनानी की जहर अंदर कर दल, मरन यानी मॉडर्न जहर आने से पहले, मॉडर्न की तरफ रुख होने से पहले। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अलग पैटर्न बनो। और प्रैक्टिशनर्स है, उनके अंदर प्रैक्टिशनर्स के अंदर भी प्योर यूनानी प्रैक्टिशनर्स वाले 50-50 वाले भी है, 90+ भी है, सब है। तो उनको सब अलग मॉड्यूल बना के उनको पूरी की पूरी सर्विस दो। पूरी कंपनी एक असेट है तुम्हारी, एक हमारे एक असेट है, हमारी एक समझो एक मेन असेट है, एक बीएमएस डॉक्टर्स, हमने उनको साइड कर दिया। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तुम इनके ऊपर इन्वेस्ट करके देखो, तुमको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज उनको अभी समझ में आ रहा है। मैं बोला कि हम लोग, आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, लिखने वाला किधर है? अब बच्चे या डॉक्टर्स, मैं समझता हूँ 100% बीएमएस डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं यूनानी लिखना चाह रहे हैं, 1% 2%, लेकिन जानकारी नहीं। कि हम जानते, मैं भी तो आप लोग के ग्रुप में ही हूँ, हम लोग जानते हैं हम लोग कितने पढ़ के आए थे। तो ये हिसाब से इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, उसको वापस लाना है। उसके लिए एक चीज बनाओ, वो हिसाब से उसको अडॉप्ट करो। अब इस चीज को अडॉप्ट करने के बहुत सारे तरीके भी उन्होंने बताया। तो मैं बोला सबसे पहले ये करो कि इनको थोड़ा सर्विस दो, क्योंकि आजकल इतना खर्चा भी नहीं, पैसा भी नहीं। क्योंकि तुम लोग बड़े बड़े सेहत मेला, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, ये सब करके कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैंने उनको उसको मिसाल दिया, मैं बोला कि हम हमारा एक हेल्थी वे के ग्रुप है, वो हेल्थी वे ग्रुप हम जब से हमने स्टार्ट किया, हमने आज तक न मैं न कोई डॉक्टर मिस नहीं किया। और किसी ने भी एक क्लास अटेंड किया, उसने ये कोशिश की कोई क्लास अटेंड ना हो जाए, अगर किसी क्लास मिस हो गया तो वो कहीं ना कहीं जाके उसको ये हो गया। तो हम लोग ये चालू किए, हमने एक पैरेलल मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया।
और यहाँ तक कि दिसंबर की सख्त सर्दी में भी 7 बजे सब लोग तैयार बैठते थे लेक्चर के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते कि ये फील्ड में डिमांड, मतलब कितने पब्लिक इसको डिमांड में। सो बहरहाल ये चीज मैंने उनको बहुत पटी। मैं बोले यार बाबा करना है तो डू समथिंग विच हमको कुछ रिजल्ट होना चाहिए। तो हमारी ये टॉपिक, आज का टॉपिक ये है कि यूनानी की सिस्टम को, ये मतलब हमारे थ्रू हम कैसे प्रमोट करें। तो हम हमारे तरफ से साइलेंटली कर रहे हैं, हम किसी को दिखाना नहीं या किसको करना नहीं। तो हमने ये सब बताया तो उनको भी थोड़ा सा उसको समझ में आने लगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजी, यानी कि गायनेक के मैनेजमेंट की। अ, अक्सर हम लोग जो बात करते हैं, जैसे कभी किसी ने पूछते कि डॉक्टर साहब एक ओवरऑल एक व्यू चाहिए, हर चीज में एक समझ होना चाहिए, हर चीज के ताल्लुक हमारा एक तकवा होना चाहिए। तो तकवे से हम कोई कुछ चीज हासिल कर सकते, वरना तो इसके लिए भी जैसे भी गायनक हम लोग मैनेज करें, तो गायनक के लिए भी एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय गायनक एंड। अब इस मरीज का मिजाज जानना, मर्ज का मिजाज जानना, दवा का मिजाज जानना, ये तीनों होना जरूरी है। तो अगर किसी ने पूछे कि वो सब जानने की क्या जरूरत है, खाली बीमारी जानो और दवा दे। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप प्लम्बिंग का काम करने जा रहे हैं, तो आप प्लम्बर के हिसाब से आप अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट हाथ में रखेंगे। एक इलेक्ट्रिक की काम करने वाला है, जा करने के लिए जा रहे, तो वो इलेक्ट्रिक की खराब हो गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या काम हो सकता है, उससे क्या क्या टूल तुमको लगेंगे, वो टूल लेके जाएंगे। घर पे कहेगी तुमको, तुम एक मल्टी टैलेंट इंसान है, सपोज तुम्हारे पास हर टैलेंट है। किसी ने कॉल किया कि बाबा हमारे घर के फलाने फलाने टैंकी या वाटर का या समझो प्लम्बिंग का इश्यू हो गया। तुम एक थैली उठाए, उसके अंदर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी की स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर वगैरह लेके जाके, कितने भी बड़े एक्सपर्ट रहते तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। या तुम डॉक्टर साहब, हम लोग आज एक लकड़ी का काम है, लकड़ी का काम है या वुडन का काम है, तो अगर किसी ने अगर इन्फॉर्म किया तो हम उस तैयारी में जाए, क्योंकि तो वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज की इंस्ट्रूमेंट हाथ में रखें। लोहार का काम करने जा रहा है तो लोहार के लिए क्या क्या लगता है, सुनार के लिए क्या क्या लगता है, कुम्हार को क्या क्या लगता है। मतलब जिस जगह पे जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, वहां उस चीज या उस सब्जेक्ट की कैफियत क्या है, उस सब्जेक्ट की मादियत क्या है, जब तक हम जाने बगैर उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। कल मैं कन्नौर में था, तो कन्नौर में मैं आया तो कन्नौर में एक पेशेंट है, बहुत हाई फाई पेशेंट, एकदम रिच पेशेंट, लेकिन थोड़ा समझदार लग रहा था मुझे, 60-70। तो मैं कुछ बात ऐसे निकले, बोले डॉक्टर साहब ने मुझे उल्टा बताया, आप जो बता रहा उसका उल्टा उल्टा बता दिया। बोला तो मैंने बोला, क्यों। मैं बोला दुनिया में दो कौम ऐसा है, दो ग्रोह, दो ग्रुप ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफी की बातें करते हैं। वो है एक डॉक्टर और एक उस्ताद, जिसको मौलाना या उस्ताद कहो। तो उसने थोड़ा सा गुस्से से ने थोड़ा उसका अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर तो बोलते हैं, लेकिन उस्ताद लोग के बारे में ऐसे मत बोलो। मैं बोला अभी तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। एक तो डॉक्टर की बात करता हूँ। मैं बोला डॉक्टर जो भी बनता है एलकेजी से यूकेजी तक, रट रट के पूरी बाय हार्ट करके, मतलब पे मेरिट हासिल करके, पढ़ाई कर कर करके वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर बनता है ना, उसको अक्ल नहीं रहता। इंजीनियर बनने के लिए अक्ल चाहिए, वकील बनने के लिए अक्ल चाहिए, बिजनेस करने के लिए अक्ल, जो अक्ल चाहिए वो। लेकिन तबीब बनने के लिए अक्ल नहीं चाहिए। आप हर चीज को बयाट करके रखो, डोसेज बयाट करके रखो, हर बीमारी की लेवल बयाट करके रखो, दवा बयाट याद रखो। उसमें अकल की क्या जरूरत है, ना अक्ल है, ना मंदिक है, ना फलसफा, कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा बेवकूफी की बात, क्योंकि वो जो पढ़ा, डॉक्टर साहब बोले कि काट के फेंकना है। अगर मरीज ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये काटने से मुझे कुछ फायदा है क्या, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे किताब में हमको जो पढ़ाया गया एमडी में, डीएम में या डी ऑर्थो में, ये काट के फेंकना, ये हम फेंकेंगे, तुमको फायदा क्या, हम क्यों देखें।
बहुत ही रेयर, एक 0.01% डॉक्टर लेंगे हो जाए यार ये सब मत करो, कुछ नहीं, खाली तुम अपना जो भी दवा खा के, ऐसा एक 1% रहेंगे, ऐसा नहीं मैं 100% की बात कर रही नहीं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी है। दूसरी कौम में जो मौलाना और उस्ताद लोग जो दीन का इल्म रखता है, जो अदियान इल्मुल अदियान का माहिर कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो कहते कि मैं दीन के बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे से कोई मत उलझो। अगर उससे ज्यादा ये दीन के जानकारी रखने वाले, लेकिन वो मदरसा नहीं गया, वो किताब पढ़ पढ़ के तो बोलेंगे यार ये तो ना देवबंद से गया ना, या बरेली से आया ना, कहीं से आती है, कैसी इतनी औदंडी के लिए बात करे, इसको बात उस्ताद की बात को कोई काटता भी नहीं। सबसे क्यों, एक घर में 10 बच्चे हैं तो उसमें अच्छे अच्छे जो दिमाग वाले बच्चे इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, बिजनेस को भेजेंगे। जो बच्चे थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, घर वाले क्या बोलेंगे यार, इसको यार मदरसा में भेज दो, खाना भी फ्री मिलेंगे। और जो सबसे कमजोर और जो सबसे ज्यादा मतलब एक डिलेड माइलस्टोन हो, या ये ऐसे लोग को सब उस्ताद के लिए मदरसा भेजते कुरान पढ़ने के लिए, उसमें भी 1 or 2% है जहीन उस्ताद रहते। मैं ये नहीं कह रहा 100%। जैसे इमाम गज्जाली भी मदरसा गए थे, खाने की मतलब खाना मिलेंगे टाइम पे, लेकिन इमाम गज्जाली बहुत दुनिया की सबसे बड़ा मुजद्दिद और फिलोसोफर बने। बहुत कम परसेंटेज की लोग हैं इसमें, जो इसलिए कहते हैं कि दुनिया में दो इल्म, इल्मुल अदियान एंड इल्मुल अब्दान, यानी हम पढ़े ना, अल इल्मु इल्मैन, इल्मुल अदियान और इल्मुल अदियान, इल्मुल अब्दान, ये दोनों के माहिर लोग हैं, जो सो कॉल्ड माहिर, तो सबसे जो दर्जा उनकी वो हिसाब से। मैं उस्ताद लोग को इल्जाम नहीं लगा रहे, जो भी सीखा है उसी ने हमको सिखाया, नो डाउट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट के साथ में एक हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग यार ये गायनक में आप एक गौर करके देखो, मॉडर्न की बात से, ओके, मॉडर्न में अगर सपोज, आज मैं हमेशा सबको ये बार बार बोलते आ रहा हूँ, जब से ये कोविड हुआ है, और ये किसी की मोबाइल जरा म्यूट करो, जब से कोविड हुआ, ये जो पोस्ट कोविड के लिए हमारे लिए जो आने वाले दौर बहुत फेवरेबल है। जो अच्छे अच्छे जो सो कॉल्ड मतलब मॉडर्न की भूत चढ़े थे दिमाग में, उनका भी भूत उतर गया ये कोविड आने की वजह से, क्योंकि कोविड जैसी चीज को मैनेज न करने की वजह से कोविड जो मॉडर्न की भूत थे वो उतर गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग का भी, मरीज का भी भूत उतर गया। जो डॉक्टर्स थे बियोमस आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर, बहुत कुछ मॉडर्न को ही बहुत कुछ समझते थे, उनका भी भूत उतर गया। अभी जो पोस्ट कोविड में मैं समझता हूँ पूरी ग्लोबली इसकी वांड अभी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसलिए ग्लोबली इसकी सेल भी 40% बढ़ गया, अदर देन मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि चाइना जैसे लोग इस चीज को भी थॉट मॉडर्न मेडिसिन से कंट्रोल किया गया। तो हम लोग का मसला कि हम ये, अगर आप गैनक को देखे, कोई भी सिस्टम को, उसमें गैनक को उठा के देखो, मॉडर्न में ट्रीटमेंट की उसूल क्या, एक हार्मोनल थेरेपी और एक सर्जरी, दो के अलावा कोई चीज नहीं। तो उनकी ट्रीटमेंट, उनकी कंसेप्ट, उनकी फिलॉसफी, उनकी साइंस बहुत ही महदूद है। किसके ताल्लुक से, गैनक के ताल्लुक से, वेरी वेरी लिमिटेड, चंद टैबलेट एंड चंद प्रोसीजर्स, जैसे डीएनसी हो, लेप्रोस्कोपी हो, या स्टेक्टमी जैसे कुछ सर्जरी, और एक दो हार्मोन के टैबलेट, और एक विटामिन की ई की टैबलेट, और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए साइक्लोपाम जैसे, बाकी दवा किधर है। कभी तुमने गौर करके देखे कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आई वांटेड टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन दिस सिटी में, बहुत इजीली आप बनेंगे, क्योंकि दूसरे आपके आपके सामने दूसरा कोई है ही नहीं, सिम्टोमेटिक रिलीफर है वो सब कंडाल आ चुकी। क्योंकि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उनसे जाके पूछ के देखो, आफ्टर सर्जरी तक पहुंच जाते हैं लोग। एक बेहतरीन इन मतलब एक फर्टाइल लैंड है, टॉपिक है वो गायनेक की। एक हमारे एक शागिर्द भी है, मेरे एक सीनियर भी है, डॉक्टर अंजार बोल के, पटना में, वो दरभंगा में प्रैक्टिस करता है, सीनियर मोस्ट मेरे से भी सीनियर है। पहले थोड़ा बहुत यूनानी प्रैक्टिस करता था, लेकिन मॉडर्न ज्यादा, तो बहुत या हूं प्रैक्टिस करता, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा या हूं है।
मेरे पास आए थे, जैसे वो गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग भेजे थे किधर से, बिहार की जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है सब मेरे वहां 10 दिन की ट्रेनिंग होके गए, गवर्नमेंट ने पैसा भेजता था, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, उसमें वो भी था। तो उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगे, तो वो आजकल दरभंगा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है यूनानी के थ्रू, क्योंकि जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट फेल होते हैं उसमें, जैसे भी हेवी ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग ना आ रहा हो, ये सब चीज में मॉडर्न में लिमिटेड है। हमारे पास इतनी दवाएं हम उसको कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल नहीं मतलब उसको पूरी मैनेज कर सकते। तो याद रखो, गायनेकोलॉजी हम लोग ने क्यों नहीं पढ़े, गायनेकोलॉजी हम यूनानी पढ़ने के टाइम पे इल्मुल अमराज से जो जनाने गायनेकोलॉजी के अंदर हमने सिर्फ एक माजुन मोचिरस और एक सुपारी पाक और सुपारी पाक पाउडर और एक सेलानोल और एक मैबोल जो अंदर रखने के लिए वजाइनल टैबलेट, इसके 4 दवा के अलावा कुछ नहीं, जैसे हमने मुसफियात पढ़ के रखे थे। इसलिए हम भी बोलते यार अभी ये तो दे दिया सुपारी पाक और माजुन सुपारी पाक और माजुन बोचिरस और एक माजुन मुकव्विर रम और एक मस्तूरिन या निस्वानी या ये महरीन, ये कुछ 1-2 दवा बस खालास। आपको मालूम है कि आयुर्वेदिक में हर साल में, आयुर्वेदिक में नहीं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर बोल के अवार्ड देता है। हर्बल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अवार्ड M2 टोन को मिलता है। M2 टोन क्या है मालूम? चरक कंपनी का यूट्रेन टॉनिक है जिसके अंदर अशोगा है। अब एलोपैथी डॉक्टर भी सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट M2 टोन लिखते हैं, क्योंकि उनके पास यूट्रस के लिए टॉनिक के तौर पे यूट्रेन टॉनिक बोल की कोई दवा नहीं। ये टॉनिक के तौर पे मतलब एक सिस्टम को अच्छा करने की कोई भी टॉनिक नहीं मॉडर्न में। मॉडर्न में सिर्फ एक डेक्स्ट्रो रेंज बोल के एक दो और कुछ एंड टैबलेट के अलग पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टॉनिक जैसे नहीं, यहां तक कि लीवर को भी नहीं। बदन का सबसे अहम इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या, लीवर है, उसके लिए कोई दवा नहीं उनके पास, D52 लिखना पड़ता है। तो यहां याद रखो, यहाँ गायनक के अंदर एक छोटा सा एक मॉडर्न के तौर पे देखो, मॉडर्न में हमने जो पढ़े, मॉडर्न जो गायनक की जो इश्यूज, जैसे जब से एक औरत या लड़की जवान हुआ और उसकी मेनोपॉज तक की जो भी इश्यूज होते हैं, उसके बाद का भी जो इश्यूज होता है, बेसिकली 14 to 40 बीमारी को थोड़ा लिस्टिंग करके देखो, बहुत सारे लिस्टिंग हो सकता है। अब मैं वो लिस्टिंग से पहले मैं मॉडर्न की जो हद क्या है, लिमिटेशन क्या बताता हूँ। कि मॉडर्न में मैंने बताया कि सिर्फ हार्मोन और एक सर्जिकल इंटरवेंशन के अलावा मॉडर्न में कोई दवा नहीं गायनेक में। बस वो दुनिया भर की चेकअप कराएंगे, हार्मोन चेकअप कराएंगे, वो आपका स्कैनिंग कराएंगे रिपीटेडली, हर बार बुलाएंगे। तो मरीज क्या समझते हैं स्कैनिंग इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये पेशेंट को होल्ड करके रखने की एक टूल है। वो एक महीने के बाद ये दवा खा के एक इन्वेस्टिगेशन करे, तो पेशेंट क्या समझते हैं वो इन्वेस्टिगेशन उनको कुछ फायदा नथिंग, होल्ड करके रखते। दिस इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ गैनक मॉडर्न में। और हमारी जो सो कॉल्ड यूनानी की जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हमारी जो मेथड थे, ये चंद सुपारी पाक और माजुन मोचरस और माजुन मुकव्विर और एक शरबत मुदीर और एक अब्बे मुदीर, इसमें फंस जाते। जैसे किसी हमारे पास कोई पेडियाट्रिक आया तो हमारे पास सिर्फ क्या होता था, एक जननगुट्टी, बाकी कुछ नहीं, जननगुट्टी से संभालो पूरी गायनक, जबकि सॉरी पेडियाट्रिक, जबकि पूरी पेडियाट्रिक A to Z प्रोडक्ट है हमारी क्लासिकल में, नॉन क्लासिकल में। लेकिन पब्लिक को सिर्फ एक जननगुट्टी और एक ग्राइप वाटर जानते हैं, बाकी कोई चीज नहीं जानता है। पब्लिक सेक्स के पीछे भागे, पब्लिक कॉस्मेटिक की तरफ भागे, पब्लिक कैंसर जैसे लाइलाज मर्ज को ढूंढने के चक्कर में, ताकि मैं थोड़ा मशहूर हो जाऊं, ये हिसाब से पूरी हकीम क्या थे, सब नया नया इलाज करे। नया नया मत बोलो, जो कि गायनक के परेशान है, किसी ब्लीडिंग से परेशान है कोई, तो उसी का इलाज करो। जितना औरत है उसके औरत में, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर कौम तो औरतें है ना, उनकी मखसूस इश्यूज तो रहेंगे। हम तो हम तो क्लासीफाई किए थे, चीन ने मतलब उसके हिसाब से, किसके, हमारे एज के हिसाब से 4 ग्रुप पढ़े थे। यहाँ हमने एक सिंगल थेरापी के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि ये बंदर आ रहा है लेक्चर सुनने के लिए। तो उससे क्या होता है कि उससे
मरीज को एक लिमिटेशन की वजह से वो मरीज क्या समझते, गायनेकोलॉजी, यूनानी में गायनेकोलॉजी किधर है, यूनानी में पेडियाट्रिक किधर है, यूनानी में जेरियाट्रिक किधर है, हिसाब से हमने, तो अभी हम जो जनरेशन है, ये जो कंसेप्ट हमको बदलना है। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर गायनक की मॉडर्न का मैंने बताया, यूनानी में भी कितना लिमिटेड। अब हम साइंटिफिकली आते हैं मॉडर्न के हिसाब से, जो साइन एंड सिम्टम है वो थोड़ा बहुत यूनानी के भी वैसे ही है। मेनार्के से लेके मेनोपॉज तक की जो इश्यूज है, एक बड़ा इश्यू है वो, जैसे कम ब्लीडिंग होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया, ये एक लिस्ट है पूरी, इरेगुलर पीरियड है उसके एसोसिएट। ओके, दूसरी इश्यूज उसके अंदर पीरियड के अलावा मरीज की जो इनफर्टिलिटी के रिलेटेड बच्चा नहीं हो रहा, उसके एक अलग इश्यूज गायनेक के अंदर। दूसरी गायनेक के अंदर एनाटॉमिकल इश्यूज, जैसे पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड हो, बल्कि यूट्रस हो, या उस रिलेटेड सब इश्यूज। तो उसको भी अगर हम क्लासिफाई करके ग्रुप वाइज बनाएंगे तो हमको ऐसा लगे बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन उसको बहुत सारे तकसीम कर दिया गया। तो जैसे औरत जैसे जवान होता है, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो शुरू होते हैं मेनार्के से, तो एक चीज आप देखते कि गौर करके, पुराने जमाने में हमारे और मॉडर्न में सब लिखा है कि 14 to 40 इज अ फर्टिलिटी पीरियड, यानी बच्चे की। लेकिन आज की जो जनरेशन 8 साल 9 साल, 8 साल 9 साल में बच्चे को पीरियड हो रहे, मेंसेस स्टार्ट हो रहा, पीरियड स्टार्ट हो रहे। 8 साल बोले तो बच्चे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में उनको उनकी बचपना नहीं मिल रहा उनको। उससे पहले थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, जबकि मेंटली मैच्योर्ड नहीं है बच्चे। पुराने जमाने में छठी सप्ती और दादी लोग को पूछ के देखो, वो 11 साल में, 12 साल में, 10 साल में शादी हो गई, लेकिन मैच्योर्ड थे उन लोग। अब ये बच्चे मैच्योर्ड नहीं है, बिल्कुल मैच्योर्ड नहीं। तो वो एक्चुअली इतनी जल्दी मैंने, उसके भी रीजंस बहुत है। मेनली हमारी जो लाइफस्टाइल जो है, वेजिटेटिव लाइफ, ये जो चिकन का जो कसरत से जो इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, जो ब्रॉयलर चिकन में ज्यादातर मुस्लिम औरत बच्चे आते हैं इसमें। 8 साल बोले तो थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड नहीं, बच्चे नहीं पहुंचते कि वो पीरियड स्टार्ट हो रहे। और दूसरी भी प्रॉब्लम, पीरियड आ गए स्टार्टिंग में, बाद में उनको पीरियड नहीं आए, पूरी इरेगुलरिटी, ज्यादातर देखो उठा के देखो पीरियड की इरेगुलरिटी। क्यों? वेजिटेटिव लाइफ, पुराने जैसे हाथ पैर मूवमेंट नहीं, चलता फिरता नहीं, घर पे काम नहीं करता, बिस्तर पे पड़े, कि लेक्चर भी ऑनलाइन हो गया, कुछ बोल नहीं सकते, तो और बॉडी क्या हो गया, सुकून के तरफ, बरूदत के तरफ, उस हिसाब से। तो ओवरऑल कंप्लेन अगर हम लोग देखेंगे, ओवरऑल कंप्लेन, तो ओवरऑल कंप्लेन को एक कुली तौर पे क्लासिफाई करने से पहले उसकी वजह बहुत हो सकता है। अभी मॉडर्न के हिसाब से अगर उनको वजह पूछे तो हजार वजह बताएंगे, खाना पीना, प्रोटीन नहीं, एक्सरसाइज नहीं, ये नहीं, ब्ला 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 बोल के गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कुछ बोलेंगे मोटा। लेकिन यूनानी के एतबार से सबसे पहले एक ग्लोबल, अदालत एक कुली तौर पे एक चीज देखेंगे, आदमी और एक औरत। अभी तो हम लोग औरतों की इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं ना, आदमी का नहीं। तो कोई ऐसा चीज है क्या कुदरत में, जो मतलब कुदरत में आदमी और औरत में मिजाज में कोई चेंज है क्या? यस, नो डाउट। एक शम्स और एक कमर है, औरत को ठंडा बनाया। एक ओवरऑल दुनिया की तमाम औरत की जो बेस, उसमें सौदा सफरा वो अलग नहीं, अलग है। ओवरऑल बात कर रहे आदमी मतलब पॉजिटिव है, औरत मुअन्नस या नेगेटिव है। वो नेगेटिव से मुराद नेगेटिव क्वालिटी नहीं, मतलब उनकी हर चीज को एक, मतलब समझिए लो लेवल एक्टिविटी, फिजिकल और मेंटल, सब एक लो है।
अब ये मत किसी ने लड़ने की कोशिश करते, नहीं नहीं, हम लोग औरत भी कोई किसी पीछे नहीं, मैं बायोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ। अभी फेमिनिस्ट कहते हैं कि हमको हमको भी हमारे ये चाहिए, औरत के आदमी के इसी, वो सब अपनी जगह पे बेसिकली बायोलॉजिकली है। मिजाज के इतिबार से औरत हमेशा आदमी की मुकाबला नहीं कर सकते, किस हिसाब से, मिजाज के इतिबार से। तो याद रखो, जितने भी जैसे हार अमराज ज्यादातर औरतों को कम होते हैं बमुकाबलतन मेल में। मेरा मतलब आर का मतलब सफरा, सिर्फ सफरा नहीं, तहरीक के अमराज ज्यादातर औरतों पे नहीं होता, आदमियों में होता, औरतों में होता है। तो अगर हम इस लिहाज से गायनेकोलॉजिस्ट को देखेंगे, औरत बारिद नहीं, रुतूबत का गलबा है, औरत के अंदर रुतूबत का गलबा है बेसिकली, आदमी में रुतूबत की गलबा नहीं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास आप जब आप प्रैक्टिकली सोचिए, मैं आंख बंद किया, एक भीड़ में मुझे लेके गया, मुझे बताया कि आप मलमस से हाथ लगा के, किसी के हाथ पकड़ के आपको बोलना है कि ये औरत है क्या, ये आदमी है। मलमस, नॉट नब्स। तो जरा थोड़ा भी आपके पास एक अकल है या थोड़ा सा कॉन्शियस है, तो औरत के हाथ पकड़ते समय ये तो औरत है, ये आदमी है, इजीली बोल सकते पकड़ के, क्योंकि इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर चर्बी, इनके अंदर रुतूबत बहुत ही ज्यादा है औरतों में। लेकिन कुछ आदमियों में भी कुछ औरतें रहता है, तो औरत जैसे मतलब बात करना ये वो वगैरह, उनका कभी हाथ बहुत सॉफ्ट रहते हो, ऐसा लग रहा है क्या रे तुम्हारे हाथ लड़की से हाथ है, बोलते कुछ लोग। तो उससे क्या होता है कि आदमी की ओवरऑल मिजाज है वो आदमी, मतलब आदमी से मेरा मुराद मेल। तो ये दिमाग में हमेशा रखा कर जब गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने से। तो ट्रीटमेंट की जो इश्यूज आते हैं, जो बहुत एक वेरी गहरी बात है इसके अंदर, जब ट्रीटमेंट की इश्यूज आते हैं मेल और फीमेल की पर्टिकुलर डिजीज, जो मेल को होता है जो फीमेल की होता है, तो दैट इज अगेन कनेक्टेड टू हार्मोन, है ना। फीमेल की जो हार्मोनल इश्यूज जो कंप्लेंट है, या उसमें इनफर्टिलिटी हो, स्पर्म कम होना हो, तो अगर मेल से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उसमें एक हरारत की वजह याद रखना। थैंक यू। मेल की तमाम इश्यूज को एक हरारत की गलबा है। औरतों की तमाम, औरतों जैसी बीमारी है, नॉट दिस पॉइंट, नॉट लाइक मैंने लीवर की बात नहीं कर, औरतों की बीमारी जो गायनेकोलॉजिकल हो या इनफर्टिलिटी, मेल की बीमारी जो सेक्सुअल हो या इनफर्टिलिटी, इसमें दो चीज मेन इंपॉर्टेंट रोल, हरारत और एक बरूदत। अब औरतों की मैं अभी, क्योंकि एक घंटा एक आज की पूरी की लेक्चर मैं मुकदमा चला रहा हूँ किसकी गायनेकी की, आई वांटेड टू बी लाइक, हम लोग एक दुनिया के बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट बने, था कि मैं मुकदमा चला रहा हूँ, प्रीफेस चला रहा हूँ, ये अगर परफेक्ट हो गया तुम्हारे को बहुत इजी रहेगी आगे। तो इसमें एक बुरूदत की एंड रुतूबत की गलबा है औरतों, कंपैरेटिवली मेल में एक हरारत की गलबा है, इसलिए उसकी हर चीज में ये होता है। अब आप देखते होंगे सबसे ज्यादा औरतों की जो बीमारी है इससे रिलेटेड, जिससे हार्मोनल रिलेटेड से, ज्यादातर हाइपो कंडीशन में भी आता है, हाइपर में भी आता है। तो आजकल जो बरूदत और रुतूबत की गलबा, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के तरफ जा रहा है, यानी दुनिया एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, गर्मी बढ़ रहा है दुनिया में, पानी कम हो रहा है, हर जगह पे इस हर चीज की किल्लत हो रहा है। लेकिन इंसान के अंदर ग्लोबल बरूदत बढ़ रहा है, आदमी भी औरत के तरफ जैसे बनते जा रहे हैं, पुराने आदमी नहीं है, लेकिन औरत मजीद औरत बना, औरत का मतलब मजीद, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी सब चीज बॉडी के अंदर कम होते, मजीद रुतूबत, इसलिए सबसे ज्यादा आप देखते होंगे जितने भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज उठा के दे, कहीं ना कहीं औरतें, कहीं ना कहीं वाइटामिन ई, कहीं ना कहीं पाइल्स में, खासतौर से जो अर्बन लाइफ में, जो सिटी में रहते, इन लोग ज्यादातर लोग इसमें अभी भी दवा पे डिपेंड है, कोई ना कोई दवा के ऊपर डिपेंड है। तो याद रखो, फीमेल जो ओवरऑल है, उनकी इश्यूज
डायरेक्टली कनेक्टेड टू बरूदत एंड रुतूबत। अगर उनकी पीरियड की रेगुलरिटी की कुछ प्रॉब्लम है तो या तो उसके अंदर हार्मोन की कमी की वजह से उस बॉडी में मजीद बरूदत बढ़ने की वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो गया, या सॉरी ओलिगोमेनोरिया हो गया, या एमिनोरिया हो गया, या स्कैंडी ये हो गया, ये सब बरूदत की वजह से। इसकी ऑपोजिट भी है, कुछ जगह पे हार्मोन बढ़ने की वजह से उसकी ऑपोजिट एस्पेक्ट भी है, मतलब कसरत हो रहे। तो ये दो पहलू या तो हरारतन बरूदत या रुतुबतन यबूसत, आर या बारिश या भी से रतब, ये दो पहलू रख के हर डिजीज को समझने की अगर कोशिश की तो हमारा मसला खत्म हो गया। हमारा मसला बढ़ गया क्यों? हर दिन कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ, जैसे आके एक आदिवासी भी अगर आया, आदिवासी भी आ गए तो कंप्लेंट ये नहीं बोलते कि मुझे मेंस्ट्रुअल में थोड़ा सा ब्लीडिंग कम है या नहीं। आदिवासी भी आके क्या बोलते, डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी है। तो मैं पेशेंट को क्या बोलते, पीसीओडी? आईएसटी एसटीडी सब मैं सुना है, पीसीओडी में पहली बार सुना रहा हूँ, जरा बताओ। नहीं नहीं, वो चेकअप में मालूम पड़ा मुझे पीसीओडी है। अच्छा, चेकअप में मालूम पड़ा पीसीओडी। आपने चेकअप क्यों किए? डॉक्टर ने बोला। आप डॉक्टर के पास क्यों गए? मेरे माहवारी यानी मेरा पीरियड बराबर नहीं आ रहा। मैं बोला तुम्हारी पीरियड बराबर न होने की वजह से गांव में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा है ना, पीरियड नहीं हुआ तो अब सुकून से घूम सकते हैं। फिर हंसेंगे, नहीं डॉक्टर साहब शादी होके 5 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अब देखो इस पर गौर करो, मैं कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा है, कहाँ एंड होना चाहिए, और कहां से होना चाहिए और कहाँ एंड होना चाहिए। पहले फातिहा पढ़ना चाहिए, फिर आमीन पढ़ना चाहिए। पहले आमीन पढ़ लिया, यानी कि आप एक अदालत में दाखिल हो गया, आपने पूरी सबूत जज के सामने पेश किया, वकील साहब ने। तो जज पूछेंगे ना हाथ पैसा, अरे क्या यार कई के लिए आया इधर अंदर, कुछ तो बात करो, डिस्कस करो, बहस करो, बाद में जब फंसेंगे तो कुछ दिखाओ। तो बहस नहीं होता है, डायरेक्ट पीसीओडी। अरे बाबा पीसीओडी, अभी हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, डायरेक्ट वो तो बेचारे लोग अभी कॉन्शियस में नहीं आए हैं, जब बार आएंगे तो उसको भी समझ में आएंगे मैं जो बात कर रहे हैं वो लेवल में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। जैसे मेरे से इंशाल्लाह फ्यूचर में तुम लोग सबको लेक्चर लेंगे, इस ग्रुप की जितने भी डॉक्टर्स है सबको लेक्चर लेना है। अब वो भी क्या करते हैं, एक दो यूएससी का रिपोर्ट, बल्कि यूट्रस या फाइब्रॉइड या बल्कि मतलब पीसीओडी, हकीम अजमल साहब या डॉक्टर साहब रहनुमाई फरमाई। अब इसमें रहनुमाई क्या फरमाएंगे? उस पे सबसे बेस्ट रहनुमाई है कि वो जो चीज है क्या नाम, वो चीज को फाड़ डालो, तो रिपोर्ट ही जला डालो, खत्म, सब रहनुमाई उसी में। एक नॉर्मल आंसर वही है। हम लोग को क्या चाहिए डॉक्टर साहब, हमको गायनेकोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, इसके लिए क्या दवा दो, क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की डॉक्टर साहब ने ये सब उलझने की हमको टाइम नहीं, क्योंकि हम ये सब चीज जाना है। दैट इज अ वेरी वेरी मतलब मेन हमारी प्रॉब्लम वही से, हमको लेबल चाहिए। आप क्या देते हैं डॉक्टर साहब गायनेक पीसीओडी, वो दवा हमको बता दो, उसकी डोज बता दो। ये सब रुतूबत बरूदत में फंसना नहीं चाहता। वो भी मैं कहता, मैं वो उसके लिए आपके लिए मतलब काफी है, जो हर मस्त मतलब है वो आप पढ़ो, गायनेकोलॉजी का भी मतलब उसमें है थोड़ा बहुत, उसमें आप इंट्रोड्यूस हो जाओ तो आप पूरी उसके साथ, लेकिन उसमें एक मजा नहीं आता, उसमें आपको एक थ्रिल नहीं आता ट्रीटमेंट करने, क्योंकि आपके अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या देना आपको, उसको नहीं मिल रहा है। सो गायनेक के अंदर बेसिकली हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो याद रखो, जितने भी गायनेक के अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसको पहले क्लासिफाई करो। विल स्टार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। ओके, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के अंदर मैंने बताया कि मेनार्के टू मेनोपॉज में ज्यादातर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये हर औरतों में नॉर्मल जबान में कहते हैं कि जो गायनेकोलॉजी में कहते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन,
अगर किसी ने पूछे एक सवाल, तो मेंस्ट्रुएशन इज अ पीरियोडिक साइक्लिक इवेंट हैपनिंग इन द यूट्रस में एवरी 28 आवर्स। एक कॉमन तारीफ क्या मालूम, एक रहम को एक एग लॉस होने की वजह से जो तकलीफ होते उसकी आंसू है मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब एक ओवुलेशन हो गया, कंसीव नहीं हुआ, मतलब एक वेस्ट हो गया, कौन सी, एक एग। तो क्या हो गया, यूट्रस की आंसू है वो, दुख की आंसू है वो मेंस्ट्रुएशन। गांव में कुछ ऐसे औरतें, मेनार के देखा होगा, बाद में कोई मेंसेस देखा ही नहीं, कैसे, बस 2 पीरियड के बाद में शादी हो गया, कंसीव हो गया, 8 महीना 9 महीने के बाद में प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो गया, फिर फीडिंग 1-2 साल तक चले, फीडिंग में मेंस्ट्रुएशन कम होते, 1 साल 1.5 साल में फिर कंसीव हो गया। मेरे बहुत सारे पेशेंट ने 5-6 बच्चे हो गए, 5 डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन आप किसी ने टेक्स्ट मैसेज दिया, डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन, मैं उस तरफ हूँ, मैं अभी आप चल रहा गाना तक स्टार्ट नहीं हूँ, मैं कव्वाली अभी स्टार्ट नहीं की, मैं आलाप चाले अभी वो। तो ऐसे पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरे 10 डिलीवरी हो गए, मैंने पीरियड नहीं देखी, स्टार्टिंग नहीं देखी। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये जो आंसू, ये यूट्रस में होने वाली बहुत लंबी, मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोलिफरेटेड एक बायोलॉजिकल इवेंट, 28 डे के अंदर 7 4 उसको भी तुम्हारी जहन है, अच्छा मैं भी समझते, एक 4 को भी 4 मिजाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 28, क्योंकि 14 7 7 7 हर 7 डेज में, हर 7 डेज में क्या होता है कि साउंड इको हो रहा है। चेंजेस हो। अच्छा, साउंड इको आ रहा है, सबको हो रहा है क्या या किसी एक को? सर हो रहा है, अभी हो रहा है, सबको हो रहा है। साउंड इको नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सर, नॉर्मल नॉर्मल वॉइस तो आ रही है सर आपकी। इसमें हर 28 डेज के अंदर, पीरियड के अंदर 7 का इवेंट होता है। ये इवेंट अरेंज करने वाले लोग जो है, इसके अंदर हारमोनियम है, तबला है, गिटार, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलके एक म्यूजिक बनता है। वैसे इस मेंस्ट्रुएशन के अंदर बहुत सारे हार्मोन, खास तौर पे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मेन एक ऑर्केस्ट्रा है। इस्ट्रोजन प्रमोट करता है पीरियड को, प्रोजेस्ट्रेशन, प्रोजेस्ट वो नाम से बना, प्रोजेस्टेशन यानी अपनी जेस्टेशन को, हमल को बरकरार रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन काम करता है। ये 2 मेन है, उसमें बहुत सारे और भी हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन, ये सब मैं उसमें डीप में नहीं जाके आप लोग को थोड़ा मजीद उसमें लेना, प्रोलैक्टिन वगैरह, प्रोलैक्टिन जितना बढ़ता है उतना ओवुलेशन बंद हो जाता है। तो मैं बेसिकली बता रहा है कि इस चीज के अंदर पीरियड के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल 4 सबसे ज्यादा बॉडी में, अगर साख्त के हिसाब से, कैफियत के साथ साथ मादियत के हिसाब से बदलने वाली वन ऑफ द मेन ऑर्गन कह सकते हैं आप, यूट्रस। उठा के देखो आप किसको, दिल को जब से बनाया उसमें कोई साख्त में तब्दीली नहीं हुआ, ब्रेन में उठा के देखो कोई तब्दीली नहीं हुआ, जिगर उठा के देखो कोई तब्दीली नहीं हुआ, स्टमक उठा के देखो कोई तब्दीली नहीं हुआ, थोड़ा साइज 19-20 हो सकते हैं, बाकी कोई तब्दीली। लेकिन यूट्रस के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब से अटैच जो ओवरी है दोनों, वो सबसे मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। उसकी प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी बोल के हमने सब पढ़े गायनक में, वो सब मैं गायनक में ऊपर नहीं जाना चाहता। ये चेंजेस
के अंदर के हिसाब से वहाँ यूट्राइन बेड बनता है, वहाँ प्रोलिफरेशन होता है, वहाँ कैपिलरी बढ़ता है, और नया हर महीना एक एक बेड तैयार करके रखते हैं किधर, एंडोमेट्रियम के ऊपर, जो किसके लिए, जो एम्ब्रियो के लिए, आने वाले बच्चों के लिए पूरा मतलब बेड बिछा के रखता है। भाई पता चला कि बच्चा आने वाला नहीं, तो फिर निकल जाते। ये प्रोसेस होते रहते एज हार्मोन के हिसाब से। तुम अंदाजा लगा सकते, तो मोस्ट हैपनिंग प्लेस है यूट्रस की एंडोमेट्रियम प्लस ओवरी। इसी चीज को आज की मॉडर्न लाइफ वाले यूएससी के थ्रू वहां स्टडी करते हैं, बोलते कि यहाँ एक छोटा सा सिस्ट आ गया, या सिस्ट खत्म हो गया, सिस्ट आ गया। ये पीसीओडी की सिलसिला सबसे ज्यादा शुरू हो गया, अभी का नहीं है। ये पीसीओडी का मसला जब से औरत है, जब से पीरियड स्टार्ट हुआ, शायद हवा को भी, अल्लाह ताला को भी शायद ये हो गया होगा, क्योंकि पीसीओडी एक मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, लेकिन हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंचता था। जब से अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू हमने यूट्रस के अंदर की चेंजेस देखी, तब हमने समझ में आया कि अगर एक रत्ती भर भी सिस्ट आ गया तो उसको दिखने लगा। तो इसलिए लिखा भी है वो गैनक के अंदर, इन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 22 पीसीओडी वेरी कॉमन रहता है। और हमारे जो अम्मी या दादी लोग को गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होता था, लेकिन इतना नहीं होता था, और उन लोग बर्दाश्त भी करता था। 10-10 डिलीवरियां होते थे उनके टाइम पे भी, फाइब्रॉइड और सिस्ट वगैरह होते थे, लेकिन उनके टाइम पे यूएसजी या स्कैनिंग की जो सहूलत न होने के उनको मालूम नहीं पड़े। वो कुछ दादी माँ ब्लीडिंग ओ के परेशान हो गए, कुछ मर भी गए, कुछ तकलीफ भी उठाए, बस 10-10 डिलीवरियां होते गई। और हम लोग कहते हैं कि जिसको 10-10 डिलीवरियां होते उनको कोई बीमारी नहीं होती है, वो भी एक सही है। जितना हार्मोन यूज्ड अप होता है, जितना डिलीवरी फ्रीक्वेंटली 1-2 महीने 2 साल के गैप में जो डिलीवरी होते रहते, उनको भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, यहाँ तक के जो बाद का भी जो इश्यूज है उनको बहुत कम होते, क्योंकि हार्मोन मैक्सिमम यूज्ड अप होता है। तो अगेन याद रखो, दो हार्मोन की जो ऑर्केस्ट्रा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी मिजाज उठा के देखो। ईस्ट्रोजन गर्म है, वो इसको गर्म है क्योंकि वो पीरियड को प्रमोट करता है, और बॉडी की तमाम इश्यूज उससे कनेक्टेड, मतलब बॉडी की। एक छोटा सा मिसाल से आपको समझ में आएंगे। कोई बच्चे आया या गायनेक के पास, लड़की 10-15 साल, थोड़ा सा मोटी सी है, बोला डॉक्टर साहब बच्ची को पीरियड नहीं आ रहा है, आया तो बराबर नहीं आ रहा है, या बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, पहले उसको दुबला करो, उसको ग्लाइसिफेज देते, उसको फूड टेस्ट, उसको एक्सरसाइज करो। व्हाट इज एक्सरसाइज? बॉडी को गर्म रखो, बॉडी को तहलील में लाओ, बॉडी हरारत में, बॉडी को हरकत ला, ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ काम करे। और ये जो पीरियड और ओबिसिटी लाजिम और मलजूम है। जो जो ओबीस औरत होते हैं उनको एमिनोरिया का चांसेस ज्यादा है। जो एमिनोरिया की जो फीमेल है उनकी ओबिसिटी का ज्यादा चांसेस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों सही करने की जरूरत नहीं। या तो उनको दुबला की दवा दो, उसकी पीरियड रेगुलर हो जाएगी, या उसका पीरियड सही करके दो, ऑटोमेटिकली वो औरत दुबली हो जाएगी। ये लाजिम और मलजूम है। तो यहाँ एक एक मेन काम है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन बढ़ गया बोल के हमारे पास आए, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, मुंह चाह रहा है, रिटिज्म आ रहा है, ये आ रहा है, तो अगर ने कोई क्वेश्चन डॉक्टर साहब इसका रिपोर्ट भेज के दिया, ग्रुप में डाल दिया, हेल्थी ग्रुप में, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, रहनुमाई फरमाई। अब रहनुमाई, ईस्ट्रोजन की दवा किधर है यूनानी में? यूनानी में कोई जगह पे आपको पेट के लिए, गैस के लिए, नींद के लिए, इवन सेक्स के लिए भी दवा आपको मिलेंगी। ईस्ट्रोजन की दवा आप कहां ढूंढेंगे? तब तुम्हारी अक्ल काम होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थॉट एक्सपेरिमेंट। तुम थोड़ा थॉट करो, थॉट इन द सेंस ये क्या है मसला, क्यों हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है। औरत देख के समझने वो बीस है, या किसी को एक्सट्रीम हेवी ब्लीडिंग हो रही है, देख के समझ में सफरा की गलबा है। इवन दो ओवरऑल औरतें ठंडा है, लेकिन इस औरत के अंदर हरारत की, सफरा की, हिद्दत की गलबा है। ये जरूरी नहीं कि वो हिद्दत
जो नॉर्मल गर्मी हो, वो हिद्दत हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी हिद्दत हो रहा होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तुमको ये नहीं मालूम। तुम गायनेकोलॉजिस्ट बन के, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में कभी कभी तुम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेंगे। वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पीछे तुमको ये मानना चाहिए कि थायराइड अगर बढ़ गया तो बॉडी में हिद्दत बढ़ेंगे, नो डाउट, इसलिए ब्लीडिंग बढ़ रहा है, तो थायराइड को मैनेज करो तो गैनक मैनेज हो जाएंगे। या हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड को गोली मारो तो गैनक सही हो जाएंगे। अब ये दोनों नहीं है, सिर्फ ओबेसिटी है, भगाओ उठा के, सुबह सुबह बिस्तर से उठो, 2 घंटा एक्सरसाइज करो तो गैनक सही हो जाएंगे एक्सरसाइज से। तो ये चीज याद रखने का कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन खुश्की है अंदर, थोड़ा सा सर्द खुश्क मिजाज है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि वो साइलेंट रखता है वो यूट्रस को, जब तक अपनी लेबर पेन स्टार्ट होने तक यूट्रस को साइलेंट रखता है प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन का काम ही उसको इंकिबासी कैफियत में उसको रखे ताकि उसको एक्सपैंड ना हो जाए। तब हमको समझ में आना चाहिए कि वो चीज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तब समझ में आएंगे बाबा इसकी जो प्रॉब्लम की इश्यूज में ये सर्द खुश्क कोई चीज ज्यादा खा रहे, सर्द खुश्क लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं, सर्द लाइफस्टाइल ढूंढ, ये लाइफस्टाइल उसका चेंज कर रहा हूं, तब उसकी ये सब मामला सही हो सकता है। तो ये चीज को अगर हार्मोन हो साथ में तो ये प्रॉब्लम होता है। अब हार्मोनल चेंजेस के अंदर या पीरियड की जो प्रॉब्लम है उसको क्लासिफाई करके देखो, एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया, कम आना या बिल्कुल ना आना एक टाइप हो गया, एक ही मिजाज का ये बरूदती है, बरूदती है, कम आना या ना आना बरूदत का निशान, ज्यादा आना मेनोरेजिया या पोलीमेनोरिया, रुक रहा नहीं, डॉटिंग डॉटिंग चले, हेवी फ्लो चले, उल्टा है, कहीं ना कहीं हरारत की गलबा है। अब हरारत की गलबा लास्ट मंथ में कुछ नहीं था, सिर्फ ये मन में हुआ, अरे टेस्ट वगैरह सब कराएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब टेस्ट कराओ, मैं ये नहीं बोले, मैं टेस्ट के खिलाफ नहीं हूं। अभी किसी ने पूछ के टेस्ट करवाना है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब टेस्ट करवाओ। आज के दौर में अगर मरीज भी चाह रहे कि मुझे मेरा टेस्ट करवा, टेस्ट करवा के उसको इंटरप्रेट करो, उसको ट्रांसलेट करो यूनानी में, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन समझ के दिमाग में रखेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर पीरियड ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, दोनों की जो पहलू उठा के देखो, बार बार आना, हेवी होना, हेवी फ्लो होना, वो ईस्ट्रोजन की ज्यादती है, गर्मी की ज्यादती है। अब डॉक्टर साहब मुझे बोला कि लास्ट मंथ भी, इससे पहले नहीं था, आज ये महीना लास्ट महीने, तो सोचो क्या हो सकता है। तो कभी पेशेंट को पूछ के देखो तुम्हारे खाने पीने में कुछ नहीं, नहीं तो पूछो आम खाते, हाँ डॉक्टर साहब आम का सीजन है, आम आजकल बहुत खा रहे हैं, आम बहुत गर्म है। आम कसरत से अगर इस्तेमाल किया तो जो ब्लीडिंग खुलकर आता है सिर्फ खाने की वजह से, आम का जूस पी रहे, आम सुबह शाम आम खा रहे, तो हर जगह पे ये हरारत को बढ़ने की वजह सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, सिर्फ एक हार्मोन नहीं है। जैसे आपको हमने एक सिर्फ हार्मोन में मुद्दा लगा दिया, जैसे आपको पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, पट करके हमने कर दिया, लेबल कर दिया, अरे यार तुमको पाइल्स का शिकायत, अरे भाई पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहे, तुम कैसे इसको पाइल्स लेबल कर रहे? अगर पाइल्स नहीं है तो जिसकी बॉडी में हिद्दत ज्यादा है वो अगर कंटिन्यूस आम या कुछ गर्म चीज, करेला जैसे कोई गर्म चीज कंटिन्यूस खा के देखो, उनको पर रेक्टल ब्लीडिंग होता है। कुछ लोग के नाक से भी ब्लीडिंग आती है, जरूरी नहीं कि इसमें नाक में बहुत पाइल्स हुआ है या उसको बवासीर हो रहे, उनकी प्रॉब्लम गर्मी है, उसकी वजह ढूंढो। इज इट फूड, इज इट एनी अदर मेडिसिन कुछ खा रहे कि किसी की, ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे कि कोई स्लीपिंग पिल ले रहे उसकी या एंटी एंग्जाइटी ड्रग तो नहीं ले रहे, उसकी बॉडी और ठंडा हो। तो इससे याद रखने का ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये चेक करना जरूरत है तो करो, करके अपने को ट्रांसलेट करो। यानी कि हमको बड़ा, आदमी को अपने आप को बड़ा करने के हिसाब से आई एम मोर साइंटिफिक, मुझे हकीम बोल के मुझे बदनाम या मुझे इंसल्ट, ये हिसाब से हम कुछ लोग
चेकअप को बेहते, ठीक है वो भी इस्तेमाल करो, लेकिन मैं पढ़े लिखे हकीम हूँ, मैं ये देखता हूँ उसके बाद। तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन रखने के लिए मॉडर्न में बहुत सारे फूड आइटम्स बताते हैं, ये ओमेगा 3 है, ये एवोकाडो है, ये इसको इस्तेमाल करो, ये तुम्हारी इस्ट्रोजन लेवल, ये सब मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारे केमिकल ये नहीं, हमको इतना याद रखने की दवा में गर्म कौन सी है ठंडा कौन सी है, ठंडा दवा गर्म दवा उसको। तो जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर पहले याद रखो विल स्टार्ट फ्रॉम ओलिगोमेनोरिया, उधर से अपन स्टार्ट करते पीरियड की इरेगुलरिटी। एक तो होते प्राइमरी एमेनोरिया, मैंने बताया कि नॉर्मली 14 से स्टार्ट होते हैं, आजकल 14 छोड़ के 10 छोड़ के 8-9 साल में पीरियड स्टार्ट हो, तो नहीं हो रहा है, 12 साल हो गया, 16 साल हो गया, 18 साल हो गया, पीरियड नहीं आ रहा एमेनोरिया प्राइमरी। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री लो, कट करके स्कैनिंग को भेजो मत, कोई फैमिली हिस्ट्री पूछो, माँ से पूछो तुम्हारी पीरियड कब स्टार्ट हुआ, ये भी एक हेरिडिटरी है। कभी कभी बोलते मुझे एट द एज ऑफ 18 में पीरियड स्टार्ट हुआ, कुछ माँ बोलते मुझे प्रेगनेंसी मुझे पोस्ट टर्म होता है, ईडीडी के बाद में 7 दिन 15 दिन के अंदर डिलीवरी होती है, मेरी पूरी घर बच्चे इसी है, वो भी एक हिस्ट्री है। कुछ प्री टर्म भी होते हैं, टाइम के 1-2 हफ्ता पहले उनकी डिलीवरी, ये भी एक हेरिडिटरी, माँ की मिजाज के हिसाब से बच्चे के अंदर भी खास तौर से पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सवाल किया करो बच्चे से या माँ से, मतलब उनकी हेरिडिटरी हिस्ट्री पूछो, उसके बाद पेशेंट की मिजाज को असेस करो। मिजाज अगर तुम 4 के ऊपर नहीं जाना चाह रहे, डोंट वरी, आप अगर 2 में भी अगर तकसीम करना सीखे तुम हकीम बन गए। 2 में यानी कि मेरे जो लड़की जो किसी क्या है, ये बलगमी है क्या, या बलगम नाम रख छोड़ो, वो भी तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, ये गर्म है क्या या ठंडा है क्या, इसकी ओवरऑल मिजाज ये ध्यान दो, ताकि तुमको आगे जाके इसको हरारत में लाने के लिए क्या तदाबीर मैं दूं, खाने पीने में माकुल वसूम, नोमो एग्जा, हरकत बदनी, वो सब बता सकते हो, सब सेकेंडरी। लेकिन पहले हाँ ये बच्चे वो भी सीख रहा है, लेस कुरकुरे बर्गर, मतलब ये खा के पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग के अनपढ़ बच्चे, तो उनको थोड़ा काउंसलिंग करो, उनको थोड़ा समझाओ, उनको जरा बताओ। हमेशा याद रखने का मेरा एक पॉलिसी है, ट्रीट मत करो पेशेंट, टीच द पेशेंट, डोंट ट्रीट। तुम्हारे पास एक मरीज आ रहा है, उनको समझाओ तुम्हारी प्रॉब्लम की, ताकि वो दूसरे को भी समझाए। ये नहीं कि डॉक्टर साहब आए पेट दुख रहा है, हाँ 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 तुम्हारी आंत में जख्म है, तुमको अल्सर है, मैं दवा लिख के देता खाओ, ये कंपाउंडर का काम है। कंपाउंडर से भी पूछ के देखो अल्सर है, उठा के देंगे, पेट दुख रहा है यार वो अल्सर का दे लेके जैसे डाक। डॉक्टर का तभी अगर हकीम है, हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुम्हारी पेट में जख्म है या थोड़ा सा इश्यूज है, गर्म हो गया तुम्हारी मैदा, तुम मिर्ची से दूर रहो, जल्दी सोया करो, टाइम पे आया करो, एंग्जाइटी मत लो, स्ट्रेस मत लो, उसको समझाओ तुम्हारी बीमारी क्या, ताकि वो अच्छा होने के बाद वो उसके अतराफ की 5-10 लोग को एजुकेट करेंगे। अरे यार अल्सर है, अरे यार अल्सर अल्सर के डॉक्टर के पास हकीम साहब ने मुझे एक चीज बताया, बेहतरीन तरीका है हकीम साहब ने, उसके बाद मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तरीका इख्तियार करो, कोई भी डिजीज में अगर एक मुहासा एक पिंपल्स भी लेके आ रहा है तो बच्चे को उसको काउंसलिंग करो, दैट इज व्हाट इज काउंसलिंग। अब गैनिक के अंदर मरीज के बच्चे को बोलो कि ये पीरियड कम होने की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर पीरियड के लिए, जैसे इस्तिफराग इस्तिफराग है वो, उसकी फंडामेंटल फिलोसफी हरारत के ऊपर डिपेंड है, बरूदत के ऊपर नहीं। बरूदत से इतिबास होता है, इस्तिफराग नहीं होती। तो वो तुम हार्मोन बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हमारी फिजिक्स के हिसाब से उसके अंदर जो टॉप लेवल साइंस ये है कि उसके अंदर प्रॉब्लम बरूदत की गलबा है। अब मरीज उसकी माँ से क्वेश्चन करो इससे, तो उसके रहन सहन चेंज करो, हरारत की तरफ लेके आना, गर्म दवा, मुदिरात, गर्म मुदिरात। अब आप पूछेंगे उसमें क्या क्या दूं, उसमें कभी कभी सिर्फ आप
अमलतास जो आता है ना, अमलतास की बीज की जो मतलब वो गूदा, वो पाउडर करके भी दिया। बहुत सारे मरीज को मैंने देखा कि प्राइमरी अमीनोरिया सही हो गया, इतने साल से एलोपैथी दवा खा रहे, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट अमलतास दर्जे सुअम में गरम खुश्क है, कोई भी गरम खुश्क 3rd डिग्री में, जरूरी नहीं कि उसके अंदर अबली हो, एलवा सिब्रो या जाफरान हो, ये जरूरी नहीं, या तुरबुद हो, जो भी मुदिरात हो उस दर्जे की, उससे यहां तक कि कभी कभी मैप्सिल अफसल, बहुत सारे पेशेंट जब से अफसल खाया ब्लीडिंग बहुत कम होता है, जब से अफसल खाया ब्लीडिंग खुलकर आने लगी। तो ये पेशेंट को इंफॉर्मेशन जब देते तो हमारे दिमाग में आना चाहिए नहीं अफसल गर्म है, उस वजह से उसका ब्लीडिंग खुलकर आ रहा है, या मैप्सिल गर्म है। तो गर्म दवा का लिस्ट तुम्हारा होना, क्योंकि गर्म दवा तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, ये गर्म दवा तो नजले जुकाम के लिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जहाँ गैनिक में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईएनटी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जवारी जंजबील, माजून जंजबील, ओलिगोमेनोरिया, या ओलिगोमेनिया में भी है, एमिनोरिया या सेकेंडरी प्राइमरी, जितने भी अबॉर्टिफिशियन के हिसाब से भी या जितने भी मुदिर हाइस के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी गर्म दवा इस्तेमाल। जवारिश कमोनी, जवारी जंजबील, माजून जंजबील, अब्बे अजरा की, अब्बे हल्तीत, जितनी भी गर्म, ये जरूरी है कि अब्बे मुदिर पैटर्न जो दवा है हम लोग कंपाउंडर जैसे इमरतन के लिए अब्बे मुदिर लिख के दो, शरबत मुदिर लिख के दो, एक यूट्रेन टॉनिक महरीन लिख के दो, एक माजिन मुकव्वी रैम लिख के दो। ये हमारा कॉमन हकीम लोग का रूटीन है, आते ही बोलेंगे अमाजिन मुकव्वी रैम, फिर अब्बे मुदिर, फिर पूरा भी क्या दूं ये। तो मुदिर में से ओलिगोमेनियारा के लिए सबसे बेस्ट एक मेडिसिन है ओलिगोमेनियोरिया या सेकेंडरी अमीनोरिया में अब्बे तिंकार। अब्बे तिंकार, तिंकार को मैं हमेशा हमेशा बात करते रहते बोलते रहते, तिंकार को सुहागा कहते, बोरैक्स बोलते, सोने पे सुहागा। मैं बार बार और रिपीट करता इसलिए कुछ लोग ये सुना नहीं होगा वर्ड। सोने पे सुहागा क्यों कहते हैं? कोई चीज के ऊपर 4 चांद लगाते तो सोने पे सुहागा हो गया। सुहागा एक नमक है। सुनार लोग क्या करते, सोने को पिघलाने के लिए उसके साथ में सुहागा डालते ताकि जल्दी सोना पिघलता है। यूनानी हुक्मा ने लिखा है कि सुहागा बलगम का तलवार है, वो बलगम का तलवार, यानी कि बलगम को फाड़ता है इनकार। तो मैंने क्या किया, मेरी थॉट इसमें बलगम को फाड़ता है ना, तो एक काम करता मैं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल पतली चर्बी है ना, कोलेस्ट्रॉल पतली चर्बी कोलेस्ट्रॉल, यानी कि उसको बलगम से मुशाबियत रखते। बलगम ये बलगम नहीं है याद रखना, ओरिजिनल खिलते बलगम जो तबई हो, उससे कनेक्ट कनेक्ट किया गया तिब्बा ने। मैंने करता हूँ अब्बे तिंकार को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ कोलेस्ट्रॉल की मरीज को और अटैक की मरीज को या ब्लॉक की मरीज को 2 बीडी देता हूँ। वही दवा मैं अस्थमा में इस्तेमाल करता हूँ, वही दवा ओलिगोमेनोरिया में या अमीनोरिया में इस्तेमाल करता हूँ, या सेकेंडरी प्राइमरी 2 बीडी। उसी से बहुत लोग जिसको स्पैस्मोडिक उसमें भी अब्बे तिंकार इस्तेमाल करता हूँ। वही चीज नजला जुकाम में भी इस्तेमाल करता हूँ, अस्थमा में भी इस्तेमाल करता हूँ। अब देखने वाले अक्सर कहीं भी कुछ भी अब्बे तिंकार लिखते तो सोच के देखो, अब्बे तिंकार मिजाज के हिसाब से गर्म मुदिर है, वो मुदिर बॉल भी है, मुदिर आइस भी। तो अगर आपको रेडीमेड आप मतलब के हिसाब से देखेंगे, आप एक अब्बे मुदिर 2 बीडी, शरबत मुदिर और महरिन और एक माजिन मुकव्वी रहम दे दो। माजिन मुकव्वी रहम की जगह आप क्या कर सकते हैं, दवा जंजीबिल या माजुन जंजीबिल दे सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन हो गया। कुछ लोग को जवारिश कामोनी या जवारिश कलौंजी दे सकते हैं रात में, क्योंकि मोशन भी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग को ट्रिपल सनाई, और एकदम क्रॉनिक बहुत जमाने से नहीं तो उसको मैप्सिल ऐड कर सकते। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। अब इसमें भी आप करो मुफरत के तौर पे भी बहुत सारी चीज याद रखो। अभी गाँव देहात में तो पेशेंट को मरीज को बोल के दो ये लो ये लो ये लो। उसमें एक चीज उल्बा बेहतरीन चीज है, खुलती एक बेहतरीन चीज है, बादियान की तमाम किस्म भी खुलकर आने के लिए, पीरियड को खुलकर आने के लिए मदद करते हैं। लहसुन है,
वो भी जैसे मुद्रे बोर्ड का काम करते हैं। जितने भी गिजाई दवा जिसके मिजाज में गर्मी और खुश्की हो, उससे ब्लीडिंग बढ़ता है। अब सवाल ये, किसी को अमीनोरिया हो, अब हकीम डॉक्टर अजमल साहब ने बताया अमीनोरिया के लिए तो गरम गरम दवा दो। याद रखने का, मेरी हर बात पे कुछ तशरीह अगर नहीं किया तो ये तुम्हारी दिमाग है, अगर मैं छूट गया। अगर सपोज कोई मरीज आए, दिख क्या रहे एनीमिक है, वो सीवियर एनीमिया की वजह से उसको एमिनोरिया हो रहा है या सेकेंडरी एमिनोरिया हुआ है, तो वो हिस्ट्री टेकिंग से मालूम हो, तब आप एक काली सिर्फ मोमियाई कैप्सूल, एक शरबत फौलाद या शरबत अंगूरी के पीरियड रेगुलर है, उससे भी एनीमिया की वजह से भी होता है। हम सिर्फ हार्मोन हार्मोन के बजाय ये भी देखो कि एनीमिक तो नहीं, ये कोई दवा तो नहीं खा रहे, या दूसरा कुछ मूवमेंट, ये स्ट्रीट, इसलिए वो स्ट्रीट टेकिंग के लिए कम से कम एक 15-20 मिनट एक मरीज के पीछे इस्तेमाल करो। ये हमारा लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। बाद में आपको कट 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 कट, जब मेरे पास आते तो मैं बस पकड़ते हुए 4 सवाल पूछते, क्या है, पेट कैसे, नींद कैसे, पेशाब कैसे, पखाना कैसे, मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसे। ये 4 पर्सनल हिस्ट्री से समझ में आते मरीज की बेसिक मिजाज क्या या प्रॉब्लम क्या, इसी से समझ में आती है कि कहीं ना इस्तिफरा की इतिबास की प्रॉब्लम। तो ओलिगोमेनियोरिया के अंदर फाइंड आउट द रीजन, वो तो मैं बोलने की जरूरत नहीं, उसूली इलाज में सबसे पहले क्या लिखते, सबब का इजाला। उसके बाद में मरीज की मर्ज की और मरीज की मिजाज देख, मर्ज का मिजाज ओलिगोमेनोरिया और या एमिनोरिया की माहियत क्या है, बरूदत। बरूदत अगर यूट्रस में हो सकते हैं, बरूदत इसमें ओवरी में हो सकते, बरूदत ओवरऑल बरूदत हो सकते कुली तौर पे, बरूदत की चीज खा रहा होगा, बरूदत की लाइफस्टाइल गुजार रहा होगा, बहुत सारे बरूदत इसमें। मरीज सफरा भी हो सकता है, लेकिन मरीज की लाइफस्टाइल अभी बारूद हो गई, 24 घंटा सोते तो भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारे टेक्निकल आइडिया है कि इसके अंदर से क्या इवेल्युएट करके निकालना है, क्या चीज। तो सबसे पहले आदमी को गर्म दवाई इसमें इस्तेमाल करे, गर्म ग़िज़ाई इस्तेमाल करे, गर्म तदाबीर इस्तेमाल करे, या गर्म लाइफस्टाइल, उसमें एक्सरसाइज वगैरह करे। वेरी रेयर केसेस में होते हैं जो हार्मोनल एज वेल एज क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की वजह से बाई बर्थ, बहुत सारे लोग हैं जब से मतलब 20-25 साल अभी तक पीरियड नहीं आया, वेरी रेयर होता है। तो एक्सट्रीम हार्मोन टैबलेट दिया तो कुछ लोग पीरियड होते हैं, अगर उसको हमने करा तो बोलते हैं नलिफाइड यूट्रस या एट्रोपी यूट्रस, यानी कि एज रिलेटेड यूट्रस की साइज नहीं बढ़े और ओवरी नहीं बढ़े, ये सब चीज के अंदर कम होता है। अब तो कुछ नहीं कर सकते, अमराज खलकी है वो, अमराज खलकी है हार्मोनल डिसबैलेंस, उसके ऊपर ट्राई करो, उसमें भी कुछ लोग अच्छे होते हैं हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए जनरली। तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर एमिनोरिया अगर डिले हो रहा है तो पेशेंट की लाइफस्टाइल का सबसे पहले चेंज करा। पेशेंट को बोला, मैं बोलेंगे हिसाब से आपको फॉलो करना है, डॉक्टर साहब हम कुछ भी फॉलो कर सकते। आज याद रखना, आज की दौर की जो पेशेंट है, इस पेशेंट्स हमारे हिसाब से तुम कुछ गोबर भी खाने को रेडी है मरीज, क्योंकि वो हर चीज ट्राई करके तुम्हारे पास है। पहले हर चीज ट्राई करके नहीं आते थे, डायरेक्ट तुम्हारे पास आते, तुम बोले ये खाओ थोड़ा कड़वा है, तुमको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अभी ये तुमको प्राइस मेंटेन करेंगे, समझा। तो ये चीज को फॉलो करो। उसके अंदर क्या है, उसकी उसूली इलाज के अंदर एमिनोरिया या सेकेंडरी हो प्राइमरी एमिनोरिया की रीजन क्या है, ओके। उसमें उसके अंदर दोनों की इन बिटवीन एक चीज आती है ओलिगोमेनोरिया, ब्लीडिंग आ रहा है, जिससे स्पॉटिंग होती है 1-2 दिन, उसका भी उसूल इलाज एमिनोरिया या सेकेंडरी और प्राइमरी एमिनोरिया की गर्म दवा से इलाज किया करो। कभी कभी सिंपल दवा से सही हो जाती, सिर्फ आप एक उसके अंदर सनाई, एक मेफ्सिल, एक मोमियाई देने से भी खुल कर आते। कभी अल्तीत, अब अल्तीत, अल्तीत ऑल्सो गर्म है, उस जगह पे मैंने अबॉर्टिफिशियन भी है वो, लेकिन दर्जे सोम कभी के सिर्फ अबेलती 2BD से भी बच्चे आते हैं जो सब थोड़ा सा पीरियड आते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है अमीनोरिया की वजह से या ओलिगोमिनोरिया की वजह से, इसी जगह पे क्या करो, अबेलतीत
और ज्यादातर ये जो पीरियड से रिलेटेड हमेशा बच्चे को या औरतों को मैदे में गैस की प्रॉब्लम, पेट फूलना प्रॉब्लम, इधर इधर दुख रहा है, मतलब पूरी कहानी हो कि टॉपिक अगले टॉपिक में आएंगे, पर डिस्मेनोरिया की ऐसे मान ले। अभी मैं हम लोग बात कर रहे हैं ओलिगोमेनोरिया, सॉरी अमीनोरिया सेकेंडरी और प्राइमरी और ओलिगोमेनोरिया। इसकी कॉम्बिनेशन में याद रखो, आपको रेडीमेड कॉम्बिनेशन चाहिए तो याद रखो अब्बे तिंकार 2BD। अब्बे तिंकार की जगह आप अब्बे मुदिर इस्तेमाल कर सकते, अब्बे मुदिर की जगह अब्बे अल्फी दे सकते, 3 ऑप्शन है। सिरप में बेसिकली आप एक यूट्राइन टॉनिक दे दो, मैरिन दे दो 2BD, मस्तूरी ने, मैरी ने, बहुत सारे टॉनिक है उसके अंदर, वो 2BD वो दे इस्तेमाल करो। रात में एक पेट के लिए एक दवा दो, जवारी सबसे बेस्ट, त्रिफल भी अच्छा चलेगा। जवारी कलौंजी दो, या जवारी जंजबील दो, या जवारी कमोनी दो, इसमें से कोई भी एक चीज। ऐसा लग रहा है मरीज की थोड़ा अनीमिक है, अगर नहीं है तो एक मोमिया ही मॉर्निंग स्टार्ट करो। ये बेस्ट एक कॉम्बिनेशन है कोई भी ओलिक। उसके बाद में 1-2 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो भी पेशेंट को बोलना, अगर फर्दर मुझे थोड़ा सा डीप मतलब इन्वेस्टिगेट उसूली इलाज के हिसाब से सबब ढूंढना पड़े, ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कर सकते। परहेज इसमें क्या है बेसिकली, इस चीज के अंदर दवा देने के बाद में असबाब सित्ते जरूरी केसेस। परहेज का मतलब क्या है, ये नहीं कि सब ममनू, सब ममनू, सब रोकथाम नहीं है। परहेज का मतलब जो चीज खाना चाहिए उसको खाओ बोल, जो नहीं खाना चाहिए उसको बंद करो। दिस इज व्हाट इज परहेज। हम लोग क्या करते हैं, चाय अंडा मछली सब बंद करो, सब इसको बोलते डॉक्टर साहब कुछ परहेज है क्या? परहेज मतलब हाँ परहेज है, सुबह उठ के 2 घंटा भागो, ये मेरा दवा का परहेज है। यानी मेरी दवा खा के बिस्तर में लेटो मत, वो भी एक पहलू है। वो परहेज ऐसे भी बोल सकता, हाँ एक परहेज है, मेरा दवा खा के 45 मिनट यदि पैदल चलना है। यानी परहेज बिस्तर पे लेटना नहीं, उसका ऑपोजिट क्या चलना है। चलो बोले तो परहेज नहीं है ना, परहेज नहीं है चलो बोले तो, न चलो बोले तो पहले बोलो न लेटो। तो ये चीज याद रखो। ये चीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इंस्टेंट मेडिसिन है। फिर पेशेंट अगर ओबीस है तो ओबिसिटी को दूर करने के हिसाब से आपको पेशेंट को बोला अभी रहने दो, अभी पीरियड मत आने दो, उसको ओबिसिटी मेंटेन रखना है। तो ओबिसिटी में भी बहुत सारे टाइप है। यस डॉक्टर तसीन, मंदिक से ही हमें बात करना चाहिए। बोलते हैं ना वो मंदिक जो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, उसके पीछे क्या है? औरत अगर आदमी को सहूलत दे, सुकून दे, तभी आदमी क्या हो सकता है, कामयाब हो सकता है। अगर एक आदमी कामयाब नहीं हुआ, उसके भी जिम्मेदार कौन है? औरत ही है। वही बता रहे बेसिकली, मेन पॉइंट वही है। तो पब्लिक उसका पॉजिटिव लिया माशाल्लाह, अच्छा गुड, क्योंकि उसकी वजह से मैं जीत गया। वो भी एक चीज है। तो बहरहाल बहरहाल इसको ओबिसिटी अगर है तो ओबिसिटी को मैनेज करो घर के खाने पीने में। मतलब आपको अगर सपोज परहेज बोलने में कंफ्यूजन आ रहा है तो डायरेक्ट गो टू असबाब सित्ता जरूरी है, तो वो हिसाब से इस्तेमाल करो। कुछ लोग जो सबसे पहले हवा है, तो हवा याद आते तो कुछ भी नहीं आता तो उसको योगा बोल डालो, बाबा एक्सरसाइज करो, योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, ये सब करके उधर से स्टार्ट करो, कुछ भी बोलते जाओ। सो ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है। मैं सिर्फ इधर इस चीज को बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ में पकड़ के जगह नहीं मिला, तो इट स्टिल कीप ऑन मूविंग। एंड देन वो आपको जब आप यूट्यूब में डालेंगे इतना बड़ा दुनिया में रह के लोग था बनाते, तो याद रखो ये चीज हम कंटिन्यू करेंगे। अमीनोरिया के ताल्लुक से सेकेंडरी प्राइमरी अमीनोरिया के ताल्लुक से या ओलिगोमेनोरिया की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, गर्म खुश दवा देना है। ये जरूरी नहीं, कभी कभी इसके ऑपोजिट भी देना पड़ेंगे। मरीज की दूसरी कोई वजह से अमीनोरिया अगर हो गया, बॉडी गर्म में वर्कआउट करता है फिर भी अमीनोरिया है, सो हार्मोन के अलावा दूसरा कुछ इश्यूज अगर है तो उसको रूल आउट करो। उसको अगर माल न्यूट्रिशन है या दूसरे कुछ वजह है या कोई स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल इश्यू है तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं टू मैनेज। वो जरा और एक बार टेक्स्ट मैसेज करो डॉक्टर, मैंने पढ़ा नहीं, वो चलेगा टू मैनेज मेनार्की एंड ऑल।
ओके, अभी एक 10 मिनट सवाल जवाब। ये देखो, ये जो टॉपिक है गायनेकोलॉजी, हमने 1 साल पूरा पढ़ा है। एक संडे की एक घंटे की मॉर्निंग में तुम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। ये इट टेक्स टाइम। क्या बात है, हाउ टू मैनेज प्यूबर्टी ऑनसेट मेनोरेजिया इन अर्ली मेनोर्की। ओके, देखो उसको हम वो टॉपिक हम लोग बात करेंगे मेनोरेजिया के अंदर, वो मेनोरेजिया में आएंगे तो हम लोग वो डिस्कशन में करेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक जो था वो सिर्फ मेनोरिया के इससे ताल्लुक से, अगर किसी को कुछ पूछना है, बात करना है तो वाह, वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर एक पेशेंट थी, उसको मैंने दवा चलाई थी। उसको सर राइट ओवरी में स्वेलिंग थी, सिस्ट भी था, पेशाब में जलन भी हो रही थी और उसको सर राइट साइड में दर्द होता था। उसको सर 5-6 साल हो गया था मैरिज के, कंसीव नहीं कर रही थी। तो सर हमने उसको माजून दबीदुलवर्द हब्बे रसूल चलाया था और हब्बे जुगराज गुगुल, कुर्स कुस्ता कौदंदी और सिरप अनालिका और कैप्सूल मोमियाई। तो सर उसका स्वेलिंग के तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 महीना ये दवा खाने के बाद सर वो कंसीव कर गई। ओके जी सर, तो हमने फौरन ये दवा रोक दिया। 5 महीने का अल्हम्दुलिल्लाह है उसके सर अमल। तो सर ये क्या स्वेलिंग हो रहा कम होने से हुआ या कुछ दवा की वजह से? देखो, आपने जो दवा दिया उसके अंदर गुलगुल दिया ना। हेलो, आपने जो दवा में 2 दवा गर्म है और 2 दवा ठंडा है। जी जी, ये जो ओवुलेशन के लिए हमेशा गर्म दवा चाहिए, गर्म दवा सर। और फर्टिलाइजेशन के लिए ठंडा दवा चाहिए। देखो मामला, देखो कितना जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा है, क्योंकि स्पर्म डेड हो जाएंगे, बॉडी गर्म हो गया तो। हम लोग जो चेकअप करते पीसीटी, पोस्ट कोइटल टेस्ट, क्योंकि बॉडी अगर गर्म है औरतों का तो कितने भी एवरीथिंग नॉर्मल रहते, कंसीव नहीं होते। तो दबीदुल बॉडी ठंडा होने की वजह से उसको बॉडी को ओवुलेशन पहले से हो रहा होगा, इवन दो इफ इट इज स्वेलिंग इज देयर। तो वो ओवुलेशन के बाद में जो कंसीव होने के हिसाब से जो फर्टिलाइजेशन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम होना जरूरी है, वो दबीदुल सपोर्ट किया होगा। ओके, जी जी सर, जी सर, ये एक वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर मेरा भी एक डाउट है सर। अभी मेरे पास पेशेंट जो मोटे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को पीसीओडी की शिकायत या मिनोरिया की नहीं रहती सर। एकदम दुबले पतले जो रहते हैं उनको भी रहती, एकदम स्किनी। उनको किसी एंगल से भी वो लोग बरूदत का शिकार होकर नहीं समझ सकते, इतनी दुबली पतली। एक्चुअली ऐसे एक पेशेंट आई थी मेरे पास जो एकदम अंडरवेट थी, शादी होके 2 साल हो गए, बट इनफर्टिलिटी था उसको। मैंने दवाई दी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में उसका पीसीओ, लेकिन उसको पीरियड्स रेगुलर है उसका। लेकिन ऐसे में क्या दवाई चलाएं, इसको कैसा डॉक्टर साहब, अभी आपकी जो पेशेंट की जो मिजाज आपने सफरा बताया, जी सर, इसमें याद रखने का ज़ौजेन 2 पहलू है। ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट की प्रॉब्लम बरूदत से हो। जी सर। अभी मेरे पास आके पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पीरियड रेगुलर है, मुझे पीसीओडी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल हो गए, सैलरी ओके। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि मैं मोटी हूँ, जब तक मैं दुबली, तब मैं उनको जवाब क्या देता हूँ मालूम? मैं उनको ये बोलता, बाबा तुम अरब को देखो, मिस्री औरतों को देखो, सब 90 70 किलो के औरत 10 डिलीवरियां होता है। तो वो एक मॉडर्न एक उस चीज को पकड़ के इसलिए बैठते गायनेकोलॉजिस्ट, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बोलने के लिए, उनके पास बहुत कुछ है, बहाना मतलब रीजन से। तो उन लोग क्या करते हैं ज्यादातर, इवन मैंने भी देखा बिलो 65 एज के पेशेंट को भी डॉक्टर ने ग्लाइसिफेज देख के बोले जब तक तो और दुबला नहीं होंगे तब तक तुमको कंसीव नहीं होंगे। अब यहाँ तुम्हारी केस जो बताया, जी सर, इसके अंदर सफरा है, अंडरवेट है। तो वो सफरा उस पेशेंट की बॉडी को अभी हम लोग का इंशाल्लाह फ्यूचर में एक इनफर्टिलिटी की टॉपिक है, 2-3 क्लासेस चलेंगे और इनफर्टिलिटी की पूरी मैनेजमेंट, उसमें टॉपिक आएंगे। लेकिन फिर भी आपके सवाल के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। बॉडी को फर्टिलाइजेशन के लिए सबनॉर्मल टेम्परेचर में फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अभी समझो एक होता है पीसीटी, पोस्ट कोइटल टेस्ट,
सब दोनों को भी सब पीरियड सब रेगुलर होने के बाद में भी अगर काउंट भी ओके सब लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को एडमिट करते हैं और हस्बैंड वाइफ के इंटरकोर्स के बाद में विद इन 1 आवर के अंदर जाके वो वेजाइनल से एक सैंपल कलेक्ट करते और देखते कि वहाँ वायबल यानी जिंदा स्पर्म मौजूद है क्या नहीं। अगर सपोज करो जहाँ औरत सफरावी मिजाज है, बेसिक अक्सर मैंने ये देखा है इनफर्टिलिटी के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन आपने जो बताया सफरा की वजह से, जैसे अभी एक सफरा हमारे मुंह में हाथ डाल के देखो कितना गर्म लगता है, तो हमारे विजरल ऑर्गन जो है ना, विजरल ऑर्गन बहुत गर्म रहते हैं स्पेशली सफरा का। अब ऐसे पेशेंट को मुबरिदात की जरूरत पड़ती है, कब मालूम मुबरिदात की जरूरत पड़ती है, हमेशा मुबरिदात की जरूरत नहीं, फर्स्ट डे से लेके समझे एक 14-15 डे तक उसके अंदर एक खमीरा मरवारी सर्द खुश्क है जी खमीरा मरवारी उसको स्टार्ट करो मशरूब हमले के साथ, जी तो कंसीव होने का चांस है कि बॉडी फीमेल पार्टनर की बॉडी को ठंडा होना जरूरी है, वरना स्पर्म अंदर पहुंच के स्पर्म अजेना पहुंच के यूट्रस पहुंच के फेलोपियन ट्यूब तक भागना है किसको, स्पर्म को। एक मैराथन है वो, रेस है वो, तो कब तक पूरी पेशेंट स्पर्म डेड हो जाती। ओके जी सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। 10 बज गया, सबको बहुत बिजी रहेंगे, जल्दी जल्दी मैं तो फ्री, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। बोलिए 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 हाँ, बोलिए। सर बढ़िया से सर मोहम्मद मुस्तफा चित्रगा सर। यस मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर असल में क्या है सर, दवाई तो देते हैं सर, जब तक दवाई लेते हैं मरीज अच्छे रहते हैं सर, जैसे ही दवाई छोड़ते हैं फिर वही कंप्लेंट लेते हैं सर, 1 या 2 महीने के बाद अगेन वो कंप्लेंट करते हैं सर दवाई ले रहे थे अच्छे हो रहे थे, जैसे ही दवाई छोड़े फिर वही सेम मसला हो रहा है बोल के। सर ऐसे मरीजों में क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। आपकी बात क्लियर नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके बात से, जब दवा देते हैं तो परफेक्ट रहते हैं, वापस तो ऐसे चले जाते हैं, राइट? जी सर, जी सर, इसको बोलते हैं सबब का इजाला करें। जी सर। सबब का इजाला किए बगैर सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं डॉक्टर साहब, जब तक आपकी दवा खाता है मुझे पेट दर्द चले जाते हैं, जब आपकी दवा बंद करते हैं तो आप एलोपैथी डॉक्टर के इसे सेम है, तो फिर हम यूनानी क्यों खाए? यूनानी के पास इसलिए आए कि हम मुकम्मल तौर पे सही करने के लिए सबब का इजाला जरूरी है। सबब को रख के अगर आप 100 साल भी मरीज का इलाज करो, मरीज यही बोलते रहेंगे। ओके ओके सर, जज़ाकल्लाह सर। आज कितने लोग थे लेक्चर में? तब निकलवाएंगे इसकी बात करके 135 के आसपास। ओके, थैंक यू। बस ना, हेलो कंटिन्यू रहेंगे ये टॉपिक। हेलो इंशाल्लाह सर। हेलो अस्सलाम सर। हेलो हाँ बोलिए। हेलो, अरे सर कोई स्टेक्टोमी के बाद कुछ पेशेंट जो ना थायराइड और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लेके कंप्लेन आते हैं। किसका? थायराइडिज्म और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। तो स्टेक्टोमी के कुछ पेशेंट में ये कंप्लेन आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? समझा नहीं डॉक्टर साहब। सर थायराइडिज्म और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के एक साथ कंप्लेन लेके आते हैं पेशेंट सर, हाँ तो उनमें सर क्या किया जाए? देखो, आपकी अक्ल हेलो और आपकी हिकमत में पुख्तगी आ गया, उसकी मिसाल क्या मालूम? उसकी मिसाल कैसे दे सकते हैं? जैसे किसी मरीज ने आके बोला डॉक्टर मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, मुझे थायराइड का भी इश्यू है, थायराइड का इश्यू हाइपर है कि हाइपो, मुझे थायराइड का भी इश्यू है, मुझे पीरियड का भी इश्यू है, मुझे हाथ पैर दुख रहा है, मुझे हाथ पैर दुख रहा है, तो मरीज क्या बोलेंगे? इस चीज को आपस में कैसे लिंक करेंगे? ये है अमराज रुतुबा या अमराज बरूदा। उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, उसी की वजह से थायराइड हो रहा है, उसी वजह से हार्मोनल सिंड्रोम। जी सर। अभी इधर 1-2 मेहमान आए, वो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम